हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर आप वैसे तो बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करते हैं और बीपीएससी से रिलेटेड ही घटनाचक्र या बाकी सीरीज़ सॉल्व करते हैं, लेकिन आईएएस की परीक्षा जो कि 25 मई को है, उसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है 10 दिनों की। तो इस क्रम में हमने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री देख लिया है और आज से हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के क्वेश्चन लगाएंगे। मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर के आती हूँ जिन क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चंस में कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं, ताकि आईएएस के बच्चों के लिए भी, जो जिनकी परीक्षा है उनके लिए भी ये सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो और बीपीएससी के बच्चे जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी रेलेवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो मतलब अगर केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी एरिया को समुदाय प्रारक्षित कर देती है तो इसका क्या मतलब है? राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का निरंतर प्राधिकारी बन जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें 2 कथन सही हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। WLPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात कर रहा है कि धारा 36C के अनुसार राज्य सरकार जहां समुदाय या किसी व्यक्ति ने वन्य जीव और उसके आवास के संरक्षण के लिए स्वेच्छा से काम किया है, यानी अपनी मर्जी से काम किया है, किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य या संरक्षण रिजर्व के भीतर शामिल नहीं होने पर समुदाय के रूप में घोषित कर सकती है। तो समुदाय से मतलब क्या है? एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, यानी कोई एक स्पेशल एरिया जिसमें रहने वाले विभिन्न प्रजाति के जो जीव होते हैं उनका समूह, यानी कि एक एरिया डिस्क्राइब करना कि इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के स्पीसीज रहते हों, उसको कहते हैं। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? तो ये हमारे भारत में वन्य जीव और उनके आवास की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, यानी वनों में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनके संरक्षण यानी उनके बचाव और उनके आवास यानी रहने की जो सुरक्षा है उन सब के लिए एक कानून बना है। ये लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए शिकार, अवैध शिकार और व्यापार की रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधान इसमें सम्मिलित हैं। और उपरोक्त अधिनियम की धारा, यानी इसी अधिनियम की बात कर रहा है, धारा 36D कहती है कि राज्य सरकार ऐसे सामुदायिक रिजर्व प्रबंध समिति का गठन करेगी जो सामुदायिक रिजर्व के संरक्षण, रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण होगी। अब इसमें अगर कोई वन समुदाय प्रारक्षित घोषित हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ लोगों को शिकार करने की अनुमति नहीं होगी और लोग गैर इमारती वनोपज एकत्रित कर सकते हैं। तो इसका मतलब कथन 2 और 3, यहाँ पे क्या था, कथन 2 और कथन 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, झूम खेती। जैसे इसमें बोला था ना कि जो पारंपरिक कृषि प्रथाएं, तो जैसे झूम कृषि जैसे कृषि पद्धतियों के लिए लोगों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो झूम खेती क्या होती है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसको स्थानांतरित कृषि या कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। ये तो आप ध्यान रखेंगे ही। तो ये क्या है, इसमें जो इस पद्धति में जो वनस्पति होती हैं उसको काट के जला करके फिर जो ज़मीन होती है उसको साफ़ करके उसमें कई सालों तक खेती करते हैं। बाद में जब उस ज़मीन की जो उर्वरता होती है यानी फर्टिलिटी कम होती है तो फिर
किसान क्या करता है, किसी दूसरे स्थान पर जा कर के इसी प्रक्रिया को दोहराता है, यानी झूम झूम के, कह सकते हैं ना, झूमना यानी घूमना, झूम झूम के इसमें कृषि की जाती है। और ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों में की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है? कथन 1 है, शिशुधानी स्तनी यानी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश नाम दोनों ध्यान में रखना होता है। क्या पता केवल इंग्लिश में ही दे दे मार्सुपियल और उसका ये हिंदी में शिशुधानी स्तनी ना दे, तो आप गेस भी नहीं कर पाओगे। एनीवे, तो ध्यान रखना है आपको, शिशुधानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो शिशु को धारण करते हों ऐसे स्तनी जीव, उनको ही मार्सुपियल कहते हैं। जैसे कंगारू हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, वॉल्बी हो गया, ये सारे जो जीव होते हैं ये क्या करते हैं कि ये बेबी को अपनी थैली में ही, मतलब इनके पेट में एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है और मतलब इनका जो गर्भावस्था होता है वो काल बाकी जीवों की अपेक्षा कम होता है और ये अपने बच्चे को पैदा करने के बाद, मतलब आप कह सकते हो कि अपनी थैली में रख कर ही उनको विकसित करते हैं, वहीं वो प्लेसेंटा के थ्रू जुड़े होते हैं। तो बोल रहा है कि प्राकृतिक रूप से भारत में ये नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थल में ही पनप सकते हैं। तो इसमें पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे कंगारू है तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसी तरह से कोयला भी है इसी प्रजाति का, ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वाल्बी ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा जो मार्सुपियल की प्रजाति है जैसे ओपोसम, बहुत इंपॉर्टेंट है ओपोसम, तो ओपोसम नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो मूल रूप से ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो कथन 1 सही है। शिशुधानी स्तनी या मार्सुपिलिया वर्ग के सदस्य जो समय से पहले बच्चे को जन्म देते हैं और माँ के निचले पेट पर ही स्तन से जुड़े होते हैं और नवजात शिशु के निरंतर विकास की विशेषता रखते हैं। और जो युवा शिशुधानी स्तनी होता है उनको जॉयस कहा जाता है। अपना अधिकांश समय प्रारंभिक विकास माँ के शरीर के बाहर ही एक थैली में करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। लगभग 2/3 तो ऑस्ट्रेलिया में निवास करते हैं, जबकि अन्य मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं जैसे कि ओपोसम। हालांकि शिशुधानी स्तनी विभिन्न आवासों में पनप सकते हैं, न केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास मैदानों में बल्कि वनीय क्षेत्र में भी रह सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन 2 यानी कथन 2 गलत हो गया। उदाहरण के लिए जैसे शिशुधानी स्तनी की कुछ आबादी वर्षावन, रेगिस्तान, वुडलैंड्स और सवाना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार करिए। सिनपुच्ची मकाक यानी लॉयन टेल्ड मकाक, यानी ये एक बंदर की प्रजाति है जो कि देखने में, मतलब इसकी जैसा नाम ही है कि इसकी पूंछ वगैरह देखने में कैसी होती है, शेर जैसी। दूसरा मालाबार सिवेट और सांबर हिरन। तो उपयुक्त में से कितने रात्रिचर हैं, जैसे मतलब उल्लू, तो इस टाइप के यानी कि रात में चरने वाले हैं। रात्रिचर इनमें से कौन है या सूर्यास्त के बाद ही ये सक्रिय होते हैं? तो इनमें से कौन सा सही होगा? केवल मालाबार सिवेट है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल 1। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सिनपुच्ची मकाक रात्रिचर प्राणीजात नहीं है, ये वृक्षवासी है और दिनचर प्राणी है, जो रात में पेड़ पर तो सोते हैं लेकिन ये रात्रिचर नहीं है। जो रात में पेड़ों पर सोते हैं तो रात्रिचर ये नहीं है, क्योंकि रात्रिचर का मतलब रात में एक्टिव रहेंगे, सोएंगे नहीं। मालाबार सिवेट ही मुख्य रूप से रात्रिचर प्राणी है। और इसी तरह से सांबर हिरन क्या है, वो संध्याकालीन में भी एक्टिव होता है और रात्रिचर, दोनों ही होता है, केवल रात्रिचर नहीं है। तो इसका आंसर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य या वैगल डांस करता है? दोलन नृत्य या फिर वैगल डांस करता है। तो नो डाउट ये मधुमक्खी में ही होता है। आपने देखा होगा भिनभिनाते हुए। मधुमक्खियाँ अपनी कॉलोनी के साथियों को खाद्य स्रोत या नए घोंसले के स्थान के बारे में बताने के लिए दोलन नृत्य करती हैं। मधुमक्खियाँ कॉलोनी में रहती हैं। कॉलोनी का मतलब यही कि एक ग्रुप में रहती हैं। इनकी एक रानी मक्खी होती है जिसका काम केवल मतलब और भी जो मक्खियाँ हैं उनको प्रोड्यूस करना होता है मधुमक्खियों को। और जो सैनिक होते हैं उनका काम फूलों से रस निकालना होता है। ये सब तो आपने पढ़ा होगा। तो फिलहाल वैगल डांस की बात कर रहा है। तो इस नृत्य में मधुमक्खियाँ संख्या 8 का पैटर्न बनाती हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या पता यही पूछ ले कि कौन सा पैटर्न बनाती हैं। तो डांस करते करते 8 नंबर का पैटर्न, यानी ये ऐसे डांस करती हैं। ठीक है। और रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी होगी अगर आपने, तो उसमें अनुष्का शर्मा भी शाहरुख खान को डांस जो सिखाती है ना, तो उसमें बताती हैं कि किस तरह से 8 बना करके आपको डांस करना है। एनीवे, कम टू द टॉपिक। वृद्ध मधुमक्खियों की तुलना में युवा मधुमक्खियों द्वारा दोलन नृत्य में अधिक त्रुटि होती है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वे सीखती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो युवा मधुमक्खियां हैं वो वृद्ध मधुमक्खियों से सीखती हैं। इस प्रकार मधुमक्खियों का दोलन नृत्य गुण मानव भाषा की तरह जन्मजात भी होता है और सीखना भी पड़ता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब जो ये दोलन नृत्य है ये जन्मजात होता है कि नहीं? तो जन्मजात भी होता है लेकिन इसको सीखना भी पड़ता है। जैसे एक बच्चा भाषा सुन के तो सीख लेता है लेकिन बोलने के लिए भी थोड़ा बहुत वो सीखता ही है। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करती हैं। ये अपने भोज्य पदार्थ जैसे कि दृढ़ फल यानी नट्स और बीजों की भूमि के अंदर जमा करती हैं, या ये सर्वभक्षी होती हैं। तो इसमें से राइट आंसर एक ही है, 3 वाला। ठीक है, क्योंकि ये नीचे तो बिल नहीं बनाती, पेड़ के ऊपर बनाती हैं। कुछ गिलहरियाँ जो नीचे में रह रही होती हैं पेड़ के, वो बना लेती हैं। इसके अलावा जो उनके भोज्य पदार्थ हैं वो भूमि के अंदर नहीं, जब ऊपर में अपना घोंसला बनाया तो उसमें ही खाना रखेंगी। तो राइट आंसर इसका, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन केवल एक होगा, क्योंकि ये जो गिलहरियाँ होती हैं ये पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं। ठीक है, और उसी में अपना खाना रखती हैं और ये सर्वाहारी होती हैं। मुख्य रूप से तो ड्राई फ्रूट्स इनके फेवरेट हैं, लेकिन कीट पक्षियाँ भी ये खा लेती हैं ज़रूरत पड़ने पर। कभी कभी अंडे भी दूसरे जो होते हैं उनके खा लेती हैं। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में बताइए क्या है? तो गुच्छी एक मशरूम की प्रजाति है। मशरूम यानी कि कवक या फंजाई। तो ये एक कवक है, सही है। ये कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है और उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में वाणिज्यिक रूप से इसकी खेती की जाती है। तो इसमें पहला तो सही है और तीसरा भी सही है, क्योंकि दलदली तलहटी एरिया में ही ये इसकी जो होती है वो खेती होती है। तो राइट आंसर नहीं, सॉरी, तलहटी एरिया में तो होती है, लेकिन ये बोला है कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका है 1 और 2, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुच्छी मशरूम के परिवार का एक कवक प्रजाति है और ये हल्के पीले रंग का होता है। इसकी खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती। ठीक है, व्यावसायिक रूप से नहीं की जा सकती, और क्योंकि बहुत ही मार्श एरियाज़ में होता है और ये पॉसिबल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, स्पूनबिल, इंडियन नाइटजार, वाइट आई बिल। तो इसमें गोल्डन महासीर। महासीर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। माही का मतलब मछली और शेर यानी कि बाघ, इसलिए इसे मछलियों के बीच का बाघ भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मछलियों के बीच का बाघ किसको कहते हैं? तो ये गोल्डन महासीर को कहते हैं। ये एक बड़ी साइनप्रिड है और ताजे जल को स्पोर्ट मछलियों में से इसे सबसे कठोर माना जाता है।
और ये एक वयस्क गोल्डन महासीर के शरीर का रंग पृष्ठ की तरह सुनहरा होता है और पंख लाल पीले होते हैं, से नाम ही इसका गोल्डन है। महासीर एक संवेदनशील प्रजाति है जिसके लिए जल पर्यावरण में परिवर्तन को सहन करना कठिन होता है। विश्व में मौजूद महासीर की 47 प्रजातियों में से 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगीकरण पादप यानी पौधा है? अल्फाल्फा, चौलाई, चना या चिकपी, तिपतिया घास, क्लोवर, कुल्फा या पालक? तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया जो कि नाइट्रोजन के मुक्त होने का कारण बनती है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि कोई भी प्रक्रिया, चाहे वो प्राकृतिक यानी नेचुरल हो या फिर औद्योगिक हो, जिसमें कि नाइट्रोजन मुक्त होने का कारण बने, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन हवा में मौजूद एक अपेक्षाकृत अक्रिय गैस है जो कि रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक जैसे कि अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट का निर्माण करती है। नेक्स्ट, इसके उदाहरण हो गए अल्फाल्फा, बीन्स, तिपतिया घास, मटर, सोयाबीन। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवंशिक रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन, तटीय क्षेत्रों और समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। मियावाकी पद्धति के प्रणेता जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी हैं और इस पद्धति से क्या होता है? बहुत ही कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस योजना ने घरों के आगे अथवा पीछे खाली पड़े जो स्थान होते हैं उनको छोटे बागानों में बदलकर शहरी वनीकरण की अवधारणा में क्रांति ला दी थी। इस पद्धति में देसी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं जो कि कम ही स्थान घेरते हुए हैं और अन्य पौधों में भी वृद्धि करने में सहायक हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि 10 गुना तेजी से होती है जिसके परिणाम स्वरूप वृक्षारोपण समान स्थिति से 30 गुना अधिक सघन होता है। जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में 200 से 300 वर्ष का समय लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति से उन्हें केवल 20 से 30 वर्षों में ही उगाया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ आर्द्र भूमि या झील है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। तो होकेरा आर्द्र भूमि पंजाब, रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर झील त्रिपुरा और सस्थामकोता झील तमिलनाडु नहीं केरल, और ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कौन सा ऑप्शन? बी, केवल 2 युग्म सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे, आर्द्र भूमि की बात हो रही है तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हम 2 फरवरी को, और इस बार की यानी 2025 की थीम क्या थी आर्द्र भूमि के लिए? तो इसकी थीम थी हमारे साझा भविष्य, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो अच्छा, आपने ऐसा तो सुना होगा ना कि हड्डियों की मजबूती के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, है ना। मजबूती के लिए है फॉस्फोरस, और चट्टानें भी मजबूत हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब माइंड लगा सकते हैं क्या होगा इसमें? फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, तो यानी कि चट्टानों से क्या विमुक्त होगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में है जो कि फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को संचित किए हुए है, ये भी ध्यान रखेंगे। फॉस्फोरस चक्र के अंतर्गत
जब चट्टानों का क्षय यानी डिग्रेडेशन, तो थोड़ी मात्रा में ये फॉस्फेट भूमि पर जल में घुल जाते हैं और उन्हें पादपों की जड़ यानी पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। शाकाहारी और अन्य जानवर इन तत्वों को पादपों से ग्रहण करते हैं। कचरा उत्पादों एवं मृत जीवों को फास्फोरस विलेयक जीवाणुओं द्वारा अपघटित करने पर फास्फोरस मुक्त होता है। कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपर्दाहारी यानी डेट्राइटिवोर है। डेट्राइटिवोर क्या होता है? ऐसा जीव, डेट्राइटिवोर यानी ऐसा जीव जो कि सड़े गले मतलब जो सड़े गले पार्ट्स होते हैं, मृत होते हैं, सड़े गले मृत जीवों को जो खाकर निर्भर रहते हैं उनको डेट्रीवोर कहा जाता है, डेट्राइवोर। तो इसमें कौन कौन सा होगा? केचुआ, मिलीपीट और वुडलाइस, ये 3 होंगे। जेलीफिश, समुद्री घोड़ा नहीं। तो इसका राइट आंसर 1, 3, 5 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मिलीपीट, मिली का मतलब बहुत सारे, मिलियंस आप कह सकते हो, मतलब वैसे अधिसंख्य होता है। और पीड़ का मतलब पैर, जैसे कि कनखजूरा और इस टाइप के जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और वुड लाइस, लाइस का मतलब तो पता ही होगा, जू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समूहों में से किन में एक ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। सहजीवी संबंध मतलब जिसमें दोनों जीवों का परस्पर फायदा हो, कि एक की कमी दूसरा पूरी कर रहा हो। नाइडेरिया, कवक आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3। सहजीवी संबंध में 2 प्राणी में परस्पर लाभजनक आंतरिक साझेदारी होती है। और जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे दीमक है, तो दीमक क्या करता है कि अपना भोजन सेल्यूलोज के रूप में प्राप्त करता है, लेकिन वो उसको पचा नहीं सकता। तो वो प्रोटोजोआ के साथ क्या करता है? सहजीवी संबंध बनाता है, क्योंकि प्रोटोजोआ सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। इस तरह से दोनों का ही क्या हो जाता है? फ़ायदा हो जाता है। और इस तरह के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में फिर से हम पर्यावरण के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि IAS की परीक्षा में पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल है। आप सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो बहुत पढ़ते हैं, बहुत रिवीजन करते हैं, लेकिन इकोलॉजी का इतना आप पार्ट कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं इकोलॉजी को थोड़ा ज़्यादा कवर करूँगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं बहुत ही अच्छे बुक्स की सीरीज़ लाने वाली हूँ। अभी BPSC वालों के लिए लूसेंट तो लाऊंगी ही, साथ ही मैं NCERT 9 to 12 NCERT 9 to 12 का भी ऑब्जेक्टिव यानी MCQ सीरीज़ जल्द ही लाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वंस अगेन, अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।